नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान से बात करते हैं शादाब जी, पुण्येंदु जी, सुमित सर, संजय जी और मयंक सर। कुछ ही देर में बाबा भी आएंगे। आज पुण्येंदु जी की चेयर पे मैं आ गया हूँ। पुण्येंदु जी आज विशेषज्ञ बन गए हैं। बातचीत का विषय जो है वो बिहार इलेक्शन है, खासकर चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि एक पहले स्टेटमेंट आता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर कहा गया कि पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे और बिहार चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तक का उनका स्टेटमेंट रहा, उनकी पार्टी का रहा है, कह रहे हैं कि गठबंधन में है लेकिन एक तरीके से अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या बिहार की राजनीति में कुछ और वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, या ये प्रेशर टैक्टिक है गठबंधन में ज़्यादा सीट पाने की? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज बातचीत होगी। अगर आप शुरुआत करें, सुमित सर आपसे शुरुआत कर लेते हैं पहले। ये जिस तरीके से चिराग का पिछले 10-15 दिनों से बदलाव, जैसे उनके जो जीजा कहा जाए, जो बिहार के प्रभारी भी हैं चुनाव के, पहले उनका बहुत दिन पहले फेसबुक का पोस्ट आता है। उसके बाद फिर पार्टी का डिसीजन होता है कि हम गठबंधन में हैं लेकिन हम एक स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे। इसका कुछ समझ में नहीं आया, मतलब क्या है इसका, कि स्वतंत्र तरीके से क्या होता है? फिर कहना कि चुनाव वो विधानसभा का लड़ेंगे, क्या केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देंगे? फिर ये भी कहना कि सामान्य सीट से लड़ेंगे। इसका मतलब क्या, कि एक अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि पासवानों से हटकर ये पूरे बिहार को लेकर एक पार्टी अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाहती? कहानी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि बिहार के चुनाव में अभी करीब करीब 5 महीने का वक्त बाकी है। नवंबर में चुनाव होने चाहिए। हम आज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, चलिए 4-5 महीने का वक्त बाकी है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है चिराग पासवान का कि पिछले एक हफ्ते से लगातार सबसे बड़ी सुर्खी बिहार से चिराग पासवान बने हुए हैं, जिनकी पार्टी की अगर आप हैसियत देखने जाएंगे वोट परसेंटेज के मामले में, तो वो चौथी भी या 5वें नंबर की पार्टी होगी, 3 बड़ी पार्टियों के बाद। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, और फिर शायद 5वें नंबर पे आएगी तो चिराग पासवान की पार्टी आएगी। सीपीआईएमएल भी एक बड़ी पार्टी है वहाँ पे। हाँ, तो मतलब वो ऐसी पार्टी जो 5वें-6ठे नंबर की पार्टी है, वो लगातार सुर्खियों बनी हुई है और दोनों ही खेमे उसकी सुर्खियों को लेके विचलित हैं, परेशान है, जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं। तो चिराग पासवान सिर्फ इतनी सी चीज़ जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रामविलास पासवान साहब को कवर किया है, उनके सुपुत्र हैं चिराग साहब, और वो बड़े अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे, हम सब जानते हैं। तो चिराग भी मौसम वैज्ञानिकता में धीरे धीरे पारंगत होते जा रहे हैं और अपने पिताजी के डीएनए जो उनके पास आया है उसको उन्होंने पूरी तरीके से इस वक्त आत्मसात कर लिया है। और शायद यही वजह है कि वो चुनाव के 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये वजह अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस राज्य में जो भविष्य है, जब जब ऐसा लग रहा है कि लालू यादव की पारी समाप्ति पे है, राजनीतिक पारी, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी समाप्ति पे है, तो भविष्य में कौन चेहरे होंगे, तेजस्वी के सामने कौन होगा। मान लिया आरजेडी में तेजस्वी है, बीजेपी ने खुलकर अभी तक एक चेहरे को नहीं बढ़ाया। सुशील मोदी के जाने के बाद अभी तक बीजेपी ने किसी एक चेहरे पर खुल के दांव नहीं खेला है कि ये हमारा पार्टी का सबसे बड़ा नेता। कई नेता हैं, ये बात सही है, सम्राट चौधरी से लेके नित्यानंद राय से लेके बहुत से नेता बीजेपी के पास वहाँ पर हैं, पर एक चेहरा नहीं है। तो एक प्रशांत किशोर और जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के जरिए। तो चिराग पासवान को लगता है कि वो इस तरह की राजनीति करके, पहली बात वो लंबी रेस के घोड़े हैं, उनकी जल्दबाजी कोई नहीं है। आने वाले वक्त के जो चुनाव होंगे, इस साल के अलावा भी तो चुनाव होते रहेंगे ना, तो वहाँ पर भी पार्टी की सेब बनी रहे। तो जो आपने बात कही ना, इस्तीफा देने की ज़रूरत क्या है चुनाव लड़ने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम नेताओं ने लड़े चुनाव, विधान यहाँ केंद्र में मंत्री रहते रहते लड़े। अपनी अगर चुनाव जीत जाते हैं और मान लो सामान्य सीट, जैसा कि वो कह रहे हैं कि, और सीट ये भी नाम आ रहा है कि शायद शेखुपुरा से नाम चुनाव उनका नाम चल रहा है, जो कि शेखपुरा से, जो कि सामान्य सीट है। सामान्य सीट से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, सामान्य सीट से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं के सामने कह पाएंगे कि भाई मैं भी दावेदार हूँ मुख्यमंत्री पद का। आप केवल ऐसा नहीं कि मैं दलितों का नेता हूँ। तो वो ये बात कह के वो यूथ में अपनी पॉपुलैरिटी को दिखाना चाहते हैं। वो युवा बिहारी की बात करते हैं, बिहारी प्राइड की बात करते हैं। तो चिराग पासवान ने अभी तक अपने सारे पत्ते शानदार खेले हैं और पूरी कोशिश इस बात की है कि जेडीयू के कोटे की जो विधानसभा सीटें नीतीश कुमार के पास जा सकती हैं, उसमें सेंधमारी कर दें।
पिछली बार कई जगहों पर 30 या 32 सीटों पर उन्होंने नीतीश कुमार को चुनाव हरवा दिया था, जब ये अलग से लड़े थे। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। और इस बार तो लोकसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास है, 100% सीटें उन्होंने जीती हैं, 5 की 5। तो ऐसे में वो अपनी दावेदारी को जो 25 या 30 सीटों की बनती है वो बढ़ा के 45 या 50 पे ले जाना चाहते हैं कि ये हम बीजेपी से ले लें, या और बीजेपी पे दबाव डालें कि आप जेडीयू के कोटे से हमको दे दो। ये होगा कि नहीं होगा ये भगवान जाने, लेकिन चिराग पासवान ने राजनीति को, बिहार की राजनीति को बड़ा अच्छा दिलचस्प बना दिया है। बिहारी चलते हैं बाबा। आप अभी लिख भी रहे थे चिराग के बारे में। जैसे सुमित सर ने बोला एक बात, क्या नीतीश का कमज़ोर होना, चिराग का उभरना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है? कई चीज़ें बिहार की राजनीति में जुड़ी हुई हैं। अभी जैसा कि सुमित ने बताया कि फेड हो गए लालू यादव, उन उम्र रही, रामविलास पासवान साहब रहे नहीं, नीतीश जी का हालत आप देख रहे हैं, तो नए चेहरे उभर रहे हैं, जिसमें कि एक चिराग पासवान भी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, कोई केंद्रीय मंत्री अपने पार्टी से क्यों बुलवा रहा है कि उसको विधानसभा चुनाव लड़ना है? उसको कोई मंत्री तो बनने जा नहीं रहा है, तो वो तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने आप को मान रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आप जब किंग मेकर रहेंगे तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार का इतिहास है, 44 सीट वाला अभी मुख्यमंत्री बना हुआ है। थोड़ा पहले ले जाता हूँ, मयंक जी सबको यह याद होगा, 2005 की बात करते हैं। 2005 में रामविलास पासवान यूपीए का हिस्सा थे, बिहार में चुनाव होने वाला था, वो लड़ गए अकेले। सबको लगा था कि इकट्ठे लड़ेंगे रामविलास पासवान और कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, नहीं, वो अकेले लड़े। 29 सीट मिली उनको। 29 सीट ऐसा फंसा दिए कि साला कि वहाँ सरकार ही नहीं बन रही थी। सरकार बन जाती यदि लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस, छोटा पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी मिलाते तो आरजेडी की सरकार बन जाती, लेकिन उन्होंने शर्त लग दिया कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाओ। मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वहाँ सरकार नहीं बनी। एनडीए को, आरजेडी को 75 सीट आई थी, एनडीए को उससे ज़्यादा सीट थी, एनडीए का सरकार बना, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई और 2005 में दोबारा चुनाव हुआ था। नीतीश कुमार ने ओथ ली थी और उसके बाद वो सरकार चली। हाँ, उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ। तो वो अपने बाप के नक्शे कदम पे जा रहे हैं। मुझे कोई बोलने में ये नहीं है कि वो अगले मौसम वैज्ञानिक हैं, समझ गए? चिराग पासवान देश के अगले मौसम वैज्ञानिक हैं राजनीतिक रूप से। उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं। 45 सीटें मांग की है, पिछली बार 30 सीटें मांगी थी, 30 सीट नहीं दिया, 134 सीट पे लड़ गए, 1 सीट जीते, लेकिन पूरी तरह से हरवा दिया। उन्होंने 5.5% वोट ले आए थे, नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद कर दी थी, उन्हीं के कैंडिडेट खिलाफ लड़े थे। इस बार लोकसभा चुनाव में 6.5% वोट मिला है। 6.5% वोट छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि पिछला जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव था ना, बीजेपी का बहुत बिखरा हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा, बीएसपी, ओवैसी की पार्टी का एक गठबंधन था, चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, मुकेश सहनी जरूर एनडीए के साथ थे, लेकिन वो पूरा बिखरा हुआ चुनाव था। इसी की वजह से वो चुनाव जो है आरजेडी बहुत अच्छा कर गई। इस बार बीजेपी सारे जो होल्स हैं ना वो प्लग करना चाहती है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, मांझी जी भी हैं, सबको साथ लेकर के, इसलिए किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। लेकिन सीट कहाँ से लाइएगा? सीट कहाँ से दीजिएगा? 45 सीट। पिछली बार 30 सीट पर नाराज़ होकर चले गए थे, उनके पिताजी ने भी किया था। इस बार क्या उनको आप मना पाएंगे? बीजेपी चाहेगी कि सत्ता की चाबी जो है इस बार चिराग पासवान के पास है, जैसे कि एक समय में उनके पिता के पास थी। मयंक सर, क्या ये जो बात की बाबा ने मौसम वैज्ञानिक, तो क्या मौसम बदलने वाला है बिहार का क्या? कि इस पार्टी की वजह उस पार्टी, क्यों इतना भागा दौड़ी अभी हो रहा है? क्योंकि सरकार तो नहीं की चल रही है। अगर मौसम विशेषज्ञ हैं, यानी उनको समझ में आ रहा है कि कुछ बिगड़ने वाला है या कुछ बदलने वाला है, इसलिए अपने पत्ते चल लो। तो क्या आपको भी लग रहा है कुछ मौसम बदल रहा है वहाँ पे बिहार में? उससे पहले बाबा का इंसाइट जो है हम लोग को सच में सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भी हैं बाबा। हमारे गांव के बगल का है। उस पूरे परिवार के पड़ोसी हैं ये एक्चुअली। हाँ। शहर बननी। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, मौसम वैज्ञानिक होंगे कि नहीं होंगे, एक तो इसके लिए तो थोड़ा सा, जैसे रामविलास जी का ट्रैक रिकॉर्ड था, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड था ना, तो उसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि उस लंबे ट्रैक रिकॉर्ड में उन्होंने प्रूव कर दिया कि चुनाव से पहले वो लोगों का मूड सही ढंग से भांप लेते हैं। चिराग को ये क्रेडेंशियल अपना इस्टेब्लिश करना होगा। लेकिन एक चीज़ जो जिस पे चिराग दांव लगा रहे हैं, और दोनों सुमित सर और बाबा ने दोनों ने कहा कि बिहार में सबको लगता है, कम से कम पार्टियों को लगता है, बड़ी बड़ी पार्टियों को लगता है कि लीडरशिप वैक्यूम है। नीतीश जी
उतने एक्टिव नहीं हैं, बहुत सारा इश्यू भी है उसमें, इसीलिए सबको लगता है कि अब मेरा भी चांस हो सकता है। तेजस्वी भी जोर लगा रहे हैं, चिराग भी जोर लगा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी कोई ना कोई होगा ही, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो ये जो परसीव्ड ये लीडरशिप वैक्यूम है, उसको कौन रिप्लेस करेगा, इसी की होड़ लगी हुई है। उसमें किसकी दावेदारी बढ़ेगी, और उसी में और सुमित सर ने बहुत अच्छा कहा कि उसी में चिराग ने अपनी दावेदारी को बड़े प्रबल तरीके से पेश की है। देखिए क्या क्या उन्होंने टिक किया है। एक तो कि जनरल सीट से लड़ेंगे, हमको नेशनल पॉलिटिक्स नहीं भाता है, मेरा दिल बिहार में बसता है। ये सब राइट टिक, मतलब राइट बॉक्स वो टिक कर रहे हैं। और ऐसे में और चुनाव से बहुत पहले बिल्डअप में वो अपनी दावेदारी को इस इफेक्टिवली पेश कर रहे हैं। तो हमको लगता है क्या कि अभी के हिसाब से तो सीधा सीधी बार्गेनिंग अपना बढ़ाना है। चुनाव के बाद बार्गेनिंग कितना ट्रांसलेट होता है, उसके बाद देखा जाएगा कि कितने मजबूत होते हैं ये। संजय जी, एक सवाल, फिर मैं पुण्येंदु जी और शादाब जी के पास चलेंगे। एक सवाल ये है कि कुर्मी जो माना जाता था नीतीश कुमार का, अब वो कुर्मी वोटर्स में भी एक तरीके से उदासीनता आ चुकी है धीरे धीरे, क्योंकि अब वो उनका लीडर इतना मजबूत नहीं रहा। कुशवाहा समाज के पास उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चेहरा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम, उनका जो प्रभाव वो भी कम होता गया। पासवान साहब थे, लेकिन पासवान जाने के बाद जो बिखरा हुआ पार्टी का, तो पासवान समुदाय के भी पास जो ताकत है वो धीरे धीरे, तो ये जो अति पिछड़ा ओबीसी, इनमें जो एक एक वैक्यूम बन गया, एक प्रमुख जाति उसके अलावा और जातियाँ जैसी हो गई, उनमें क्या एक तरीके से वोट खींचने की लड़ाई चल रही भाई है? सम्राट चौधरी क्या है? नहीं, वो सम्राट चौधरी स्थापित हुए कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है अब अभी। ये आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना स्थापित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। वो स्थापित है भाई, वहाँ पे बिहार बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया दूसरी पार्टी से ला करके, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बनाया, तो आप ये सवाल कर रहे हैं स्थापित है कि नहीं है? वो स्थापित है वहाँ। दूसरी पार्टी में, हाँ ठीक है, पार्टी में आप स्थापित है, पार्टी में भी जनता व्यवस्था, एक्सेप्ट कर रही कि नहीं, ये भी बात है। ये तो मतलब अभी आप ये सवाल उठा रहे हैं ना, अगर एक्सेप्टेबिलिटी, देखिए कहीं भी कोई पद होने के बाद ये सवाल बहुत सारे लोग के बारे में पूछा गया कि इनको बनाया स्थापित है क्या। वो अगर स्थापित नहीं है तो आपको 6 महीने में पता चल जाएगा एग्जैक्टली, हाँ। कि वो है। लेकिन अभी से ये कह देना कि वो स्थापित नहीं है, इतना बड़ा सवाल उठाना लाजमी नहीं होगा। या ये कह देना कि उनके साथ अब वो नहीं रहा, उनके साथ, अगर कास्ट बेस्ड पार्टी जो है या नीतीश कुमार का बाकी सपोर्ट है, तो एक चीज़ सिंपैथी वोट भी होती है कि जिस समय किसी आदमी की तबीयत खराब हो, उसका आखिरी चुनाव हो, तो सिंपैथी वाले फैक्टर को हिंदुस्तान में दरकिनार नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मनोरंजन जाने के पहले एक बड़ी अच्छी 2005 की याद दिला गए, 2005 के चुनाव की, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। 2005 में क्या हुआ था? बंगला छाप था और एक तरह का टैसिट अलायंस उनका कांग्रेस के साथ था। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और जैसे वाजपेयी सरकार 13-15 दिन में चली गई थी, इन लोगों ने जोड़ तोड़ नहीं करी और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते के साथ उस समय एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लताड़ लगाई थी। यूपीए की सरकार थी, रातों रात ये फैसला हुआ कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। अगर इतना ही संभावना तलाशना था तो रामविलास पासवान कांग्रेस के साथ थे, बाकी लोग मिलकर के सरकार बन सकती थी। एपीजे अब्दुल कलाम विदेश यात्रा पे थे, उनको रात में जगा करके फैक्स पे साइन करवाया गया, विधानसभा भंग हुआ और ये कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। नीतीश कुमार का संसद में उस पर एक भाषण है, मतलब मैं अगर हिंदुस्तान में संसद के इतिहास में अगर कुछ भाषण प्रमुख रूप से उद्धृत किए जाएं तो उसमें से नीतीश कुमार का एक भाषण उस विषय पे है। तो खैर उसके बाद 6 महीने बाद फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी और जेडीयू चुनाव स्वीप कर गई, बिल्कुल स्वीप कर गई वो चुनाव, और उसके बाद से फिर नीतीश कुमार बने हो। एक चीज़ और है, मौसम वैज्ञानिक होना अच्छी बात है, यहाँ भी कोई बता दे मौसम के असर। ओवर एम्बिशियस होना बुरी बात है, एम्बिशियस रखिए, लेकिन इतना ओवर्ट एम्बिशन ना मतलब नहीं चलता है। मैं बता रहा हूँ क्यों। अब मधु कोरा वाला एग्जाम्पल तो रिपीट नहीं हो सकता।
नीतीश कुमार का एग्जाम्पल भी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार मतलब को बीजेपी ने ग्रो करने दिया। अटल आडवाणी ने, छोटी पार्टी थे उस समय, ग्रो करने दिया लोकसभा में उनकी संख्या को, विधानसभा में उनकी संख्या को, और इस बार उनको बनाया भी। या महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को चांस दिया, इस बार उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। तो अगर मान लीजिए, कभी शिंदे जैसा बनने का मौका तो मिल ही सकता है ना। नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा कि शिंदे को वो कहीं से तोड़ करके लाए थे और एक मैसेज देना था, वो उसमें शिंदे से ज़्यादा मैसेज उद्धव ठाकरे के लिए था, समझ रहे हैं। और जिसके परिणाम आपको दिखे विधानसभा चुनाव में, मतलब उनको मिला करके बाकी जो पार्टियों के हैं उससे ज़्यादा शिवसेना को सीट है, शिंदे को। तो एक कई चीज़ें ये होती हैं। दूसरी, आप लड़ेंगे कितनी सीट पे। उपेंद्र कुशवाहा की आपने बात की, उपेंद्र कुशवाहा का पिछले चुनाव के पहले का देख लीजिए, याचना नहीं, अपहरण होगा, फलाना होगा, चिल्लाना होगा, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, क्या हुआ। चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये अगर सोच करके वो जा रहे हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, अरे इतना भी बड़ा वैक्यूम नहीं है भाई। बिना नेता बताए हुए तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए पिछले 20 साल से बिहार में, 2005 के चुनाव से ही देख लीजिए, उसके पहले 97-98 माने 98-99 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, 2004 का एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन को छोड़ दीजिए और बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए स्ट्राइक रेट के हिसाब से। कंपैरेटिवली 2015 में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनके अलाइज का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। तो इसलिए चिराग पासवान अगर जा रहे हैं, उसमें जेडीयू फैक्टर भी शामिल था ना, मतलब वो जेडीयू के साथ वो हमेशा अच्छा रहा है। 2015 में जब जेडीयू के बिना लड़े तब देखिए सर, एक बहुत बड़ी मतलब ये भ्रांति है कि यहाँ से जितने पत्रकार जाते थे ना, वो बीजेपी को मानते ही नहीं थे। आप अभी भी वही 20 साल पुरानी वाली फैलेसी कर रहे हैं। जेडीयू के साथ 2014 में जो चुनाव लड़ा, बगैर जेडीयू लड़े थे ना, उसमें सब अलग अलग लड़े थे ना। बगैर जेडीयू लड़े थे ना सर, है ना। आप 15 का चुनाव बगैर जेडीयू लड़े थे, बुरा किया था, लेकिन तो इतना strike rate इतना तो खराब ही अच्छा। था ना। इस बार जेडीयू का फिर अच्छा क्यों नहीं हुआ? बीजेपी का स्ट्राइक रेट 70+% कैसे है? क्योंकि मोदी जी के हनुमान जो है किसी के पीछे लग गए थे। नहीं नहीं, देखिए फिर आप हर समय कारण अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने का ढूंढ लेंगे आप। प्रॉब्लम यही है कि जो अभी शेखर गुप्ता कह रहे थे कि हम लोग जा रहे थे, देख रहे थे, गैस कनेक्शन है, घर में बिजली आ रही है, उनके पास महीने में खाते आ रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं थे कि दूसरा सिलेंडर कैसे आएगा। तो ये वाला आर्गुमेंट अगर चलता रहेगा ना, पहले आप कह रहे थे नेता नहीं, बिना नेता की इतनी सीट ला रहे हैं, फिर आप नेता वाली बात बदल दे रहे हैं। तो कोई चीज़ तो है जो स्ट्राइक कर रही है कॉर्ड को, कोई चीज़ तो है उस पार्टी के पास। संगठन है, संगठन का एक नेता है। दिल्ली में भी नेता नहीं था। आप कितनी चर्चा की है कि बिना नेता कैसे नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, फलाना होगा, चिलाना होगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वर्डिक्ट आप निकाल के देख लीजिए, उस समय हम लोग क्या कह रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे। तो इसलिए सर, मतलब वर्डिक्ट पे आने के पहले मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। हाँ नहीं, वो मैंने कहा वो डिबेट एक बार आपने शुरू कर दिया ना, एक बार पहले बोल लेने दीजिए सबको। तो देखिए बात यह है कि देखिए जो चिराग पासवान की बात हो रही है, देखिए चिराग पासवान, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से डिच किया था चिराग पासवान के साथ। उनके चाचा को बीच समय में लेके आया गया, फिर वो टिकट तक नहीं मिला इनको। ये इनका क्या हाल हुआ, एक भी सांसद इनकी पार्टी के नहीं थे। घर छीन लिया गया इनसे, हाँ, सबसे बड़ा घर दुख छीन लिया उनकी गया, इसी सब बात कुछ का है। हुआ चिराग पासवान के साथ। देखिए चिराग पासवान मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अपने फादर के नक्शे कदम पे हैं। जैसा वो अभी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उस तरह की पॉलिटिक्स है। देखिए जब चिराग पासवान, आपको याद होगा कि 2014 में राजनीति में आए, 2 बार जमुई से लड़े, फिर वो हाजीपुर से इस वक्त सांसद हैं। लेकिन उनकी राजनीति में एक चीज़ अच्छी है कि वो उनकी राजनीति में कंसिस्टेंसी है। वो उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक नारा भी दिया है कि उसी नारे पे वो चलते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या जो भी उनकी जो इच्छाएं हैं राजनीति में, वो छिपी नहीं है। अच्छी बात है कि चिराग पासवान जो है वो साफगोई से इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए पिछली बार ये सही है कि नीतीश कुमार को हराने में, जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो एक बड़ा रोल उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का था। 136 सीटों पर लड़े थे वो, शायद 134 सीटें बोल के गए, लेकिन 136 सीटों पे वो लड़े थे और तकरीबन 6% वोट उनको मिला था। एक एमएलए उनका जीता था। लेकिन इस बार देखिए सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती यही होगी कि वो जो एनडीए है उसमें कितनी सीटें वो ले पाते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, क्या
ये सही है कि दो एक साथ अगर वो विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं तो उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब चुनाव वो जीत जाएंगे उसके बाद उनको तय करना होगा कि जो है वो क्या करेंगे। देखिए एक 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 मुझे इंपॉर्टेंट बात और भी लगती है कि मुझे याद है कि उनके पिताजी ने 2002 में इस्तीफा दिया था जब गुजरात के दंगे हुए, तो उन्होंने आरोप लगाया कि अटल बिहारी वाजपेयी उन दंगों को नहीं रोक पाए और उन्होंने रिज़ाइन किया 2002 में। तो इनके साथ चिराग, देखिए बिहार की जो राजनीति है शायद उसको समझते हैं चिराग पासवान, इसीलिए जो एक सेकुलर क्रेडेंशियल की बात होती है उन्होंने बनाए रखा है। मुझे याद है कि अभी जब जो रोज़ा अफ्तारी भी उन्होंने दी थी और उसमें उन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरशिप को भी इनवाइट किया था। तो जो उनके जो पिताजी की एक जो छवि थी कि एक जो सेकुलर क्रेडेंशियल की, या जो एक ऐसे नेता की जो कि वोट तो लेना चाहता है लेकिन एक सेकुलर छवि भी बनाए रखना चाहता है, तो उसमें जो है चिराग पासवान मुझे लगता है कि उसमें वो सफल रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तो चुनाव में 4-5 महीने हैं, अभी ये तय नहीं है कि वो किस सीट से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। और एक बात ये भी आ रही है कि उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो फैसला लेगा। तो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ परतें खुलनी अभी बाकी है। सांसद से लेकर उनके परिवार के सब सदस्य हैं, तो पार्लियामेंट्री दो सेकंड। पासवान जी हमेशा जनरल सीट मतलब हाजीपुर से जब वो जीते थे तो वो हाजीपुर से मतलब SC/ST वोट के बदौलत नहीं जीते थे, उनका रिकॉर्ड था। मतलब पहली बार 77 में हाईएस्ट, मतलब वो उनका रिकॉर्ड था। तो वो पिता की लेगेसी का कह रहे हैं। दूसरा शादाब जो कह रहे थे ना, उस समय सेकुलर क्रेडेंशियल्स की वो याद दिला रहे थे, गुजरात के बाद वो छोड़े थे। उन्होंने कहा जहर खा के मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना कन्वीनियंस के हिसाब से आती जाती रहती हैं। विजित सर, बता दें विजित सर आजकल बहुत बिजी रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, लेकिन बिहार के हैं तो बिहार की माटी, बिहार का आज जाग गए इसलिए आए हैं आप शो में। जागने गए दूसरे मुद्दे पर अच्छा गेस्ट अपीयरेंस करते हैं। सर, ये अभी एक बात हुई जो चिराग का, नीतीश कुमार भी केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में आए और मुख्यमंत्री बने, लगातार तब से मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको लगता है कि चिराग भी वही एक ऑप्शन की अभी केंद्र की राजनीति करें लेकिन बिहार आने का मन है, लेकिन बिहार में अभी वो स्कोप नहीं मिल रहा था। अभी नीतीश के हिसाब से तबीयत बोल सकते हैं कि हेल्थ कम हो रहा है और पार्टी जो परफॉर्मेंस पिछली बार कम रहा, क्या आपको लगता है कि वो एक उनको स्कोप दिख रहा है इसलिए वो आना चाहते हैं राज्य की राजनीति में ताकि अपना फ्यूचर आगे तक वो सेव कर सके? चिराग पासवान लगातार कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि वो बिहार में चुनाव पार्टी चाहेगी, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड चाहेगा तो चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बस इतनी ही बड़ी बात है कि इससे लगता है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर को लेकर के NDA पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें अधिकतम सीटें मिलें। मुझे नहीं मालूम कितना ये सही है या गलत है, कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था कि वो 38 सीटें चाहते हैं। वो 5 लोकसभा की सीटें जीते हैं, एक सीट पर 6 विधानसभा की सीटें एक लोकसभा सीट पर 6 रखें तो 30 होती हैं। बहुत सीटें हारी भी होती हैं, तो 38 कोई उनका दावा कोई बहुत अतिरेक का दावा भी नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। असल चीज़ ये है कि क्या चिराग पासवान जो कुछ कह रहे हैं वो स्वयं कह रहे हैं, और जिस समय वो केंद्र में मंत्री हैं, जिस समय बहुत कुछ उनका दांव पे लगा हुआ है, वो कोई विपक्ष में नहीं है या खाली हाथ नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी के साथ, स्वयं प्रधानमंत्री के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। वैसे समय में उनका बार बार ये करना कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और इसमें भी बड़ी बात है कि बीजेपी ने कहीं इस पर सवाल नहीं उठाया है कि भाई ये तो बीजेपी ने इसका स्वागत किया है कि ये बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ें, वो बड़े नेता हैं, उनमें ऊर्जा है, जोश है, युवाओं में लोकप्रिय हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब है कि वो आएंगे तो क्या करने आएंगे। कोई केंद्र का मंत्री राज्य में अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, पहले मैंने बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने का एक दबाव हो सकता है। चुनाव में ऐसा दबाव बनाते हैं लोग, चिराग पासवान भी बना रहे होंगे, लेकिन उससे आगे अगर वो वाकई चुनाव लड़ते हैं तो वो कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके राज्य में मंत्री बनने के लिए तो नहीं जाएंगे। अगर सत्ता मिली तो वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जाएंगे। अब सवाल है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, ये बात सही है, बावजूद इसके नीतीश कुमार इतना जानते हैं कि कब जनता को प्रधानमंत्री के लिए खड़ा कर देना है।
तो ये हुनर तो अभी भी उनमें है और ये समझ भी है। और नीतीश कुमार का एक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार अभी पिछले मैं तो कहता हूँ कि बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें टॉप 3 में अगर रखा जाए तो उनको रखा जा सकता है। कुछ ग्रेप पॉइंट भी हैं लेकिन कुछ बड़े उज्जवल पक्ष भी उनके हैं। तो नीतीश कुमार को दरकिनार करके 1 या 100 बीजेपी भी चाहे तो बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती है। 2014-15 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नीतीश कुमार बीजेपी कांग्रेस के साथ आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी 80 सीट जीत गई। 2020 में आरजेडी का माहौल दिख रहा था, वो आरजेडी महज 75 सीट पर रह गई थी। उस समय 80 जीत गई थी। नीतीश कुमार 71 जीत गए थे, बीजेपी 55 सीटों पर आ गई थी। तो बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि चिराग से ज़्यादा मारक नीतीश कुमार हैं। अब बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत बिहार में क्या है कि उसका कोई स्वाभाविक नेता बिहार में अभी नहीं दिखता है। कुछ आयातित नेता हैं, सम्राट चौधरी हैं। जैसे सम्राट चौधरी उसके स्वाभाविक नेता नहीं हैं। वो सारे मठों से घूम कर आए हुए हैं, जेडीयू से, आरजेडी से, उनके पिता भी तो कांग्रेस से। तो उनकी जड़ें बहुत गहरे में दूसरे पेड़ों से टकरा जाती हैं। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। स्वाभाविक नेता वैसा कोई दिखता नहीं। विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री आपने जरूर बनाया, लेकिन बिहार में कोई सवर्ण इस समय जिस तरह से ओबीसी राजनीति और दलित राजनीति उभार पे है, मुख्यमंत्री बनेगा ये नहीं दिखता है। ऐसे में क्या बचता है? ऐसे में अपने सहयोगियों के जरिए ही अगर तेजस्वी चिराग के नाम पर दलित वोट लामबंद हो तो उसका फायदा इनको मिलेगा। दूसरी बात कि पिछले पूर्णेंदु जी ने एक आंकड़ा भेजा था, उसमें देखा कि 2020 के चुनाव में जिस दुसाध कम्युनिटी से आते हैं रामविलास चिराग पासवान, उसका 32% वोट इनको मिला। लेकिन जो दूसरी जाति जो उसके बिल्कुल बराबर है, रविदास, ये लोग नहीं करते। वो उनका सबसे ज़्यादा वोट मिला महागठबंधन को, यानी कांग्रेस और आरजेडी को। तो अगर चिराग पासवान के बारे में एक नैरेटिव बनेगा कि एक दलित बिहार का चुनाव लड़ रहा है और जीतेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो दलित वोट अगर लामबंद होगा तो उसका फायदा सिर्फ चिराग को नहीं पूरे एनडीए को होगा। वो एनडीए के अंदर से लड़ते हैं, तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि अब की बार वो एनडीए के अंदर से लड़ेंगे। लेकिन अलग लड़ेंगे, वो भी एक उन्होंने कर दिया। नहीं। अंदर हैं, हाँ। लेकिन एक अलग इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ेंगे। उसका क्या मतलब वही जानते हैं। तो फिर हो सकता है चिराग वही नीतीश कुमार वाला कुछ हो जो भी, लेकिन उसका फायदा मिलेगा। ये चीज़ है। तीसरी बात रामविलास पासवान, बस ये तीसरी बात का लिखो। रामविलास पासवान की बात है और सेकुलर क्रेडेंशियल की बात है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि रोज़ा इफ्तारी से कौन सा सेकुलरिज्म सदता है। रोज़ा इफ्तारी हो या किसी भी कहीं मंदिर में जाकर मत्था टेकना हो, यह धर्म, या किसी गुरुद्वारे में जाना हो, किसी चर्च में जाना हो, ये कोई धर्मनिरपेक्षता का पैमाना नहीं है। रामविलास पासवान आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो नितांत सुविधा की राजनीति करते थे, संजय जी ने कहा भी। और उस सुविधा की राजनीति उन्होंने इस तरह से की कि लालू यादव का एक बयान था कि जब ये लोग परवेज़ मुशर्रफ से मिलने के लिए गए थे, तो परवेज़ मुशर्रफ ने लालू यादव को तो पहचान लिया, कौन नहीं जानता है। तो लेकिन रामविलास को उन्होंने नहीं पहचाना। तो रामविलास पासवान ने अपना परिचय ही दिया कि मैं रामविलास पासवान, मैंने वाजपेयी सरकार गोधरा पर छोड़ दिया था। वो बताने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा सेकुलर शब्द का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए। सेकुलरिज्म हिंदू या मुसलमान नहीं है। उन्होंने मुशर्रफ के सामने मुसलमानों का हितैषी दिखाने की कोशिश की। लेकिन वहीं रामविलास पासवान 10 साल बाद जिस नरेंद्र मोदी के सवाल पर उन्होंने एनडीए छोड़ा था, वहीं आकर के खड़े हो गए। तो ये राजनीति
का एक खेल है। सरकारों में मंत्री रहे, एनएफ, यूएफ, यूपीए, एनडीए, सारी सरकार में मंत्री बस हैं, 5 साल को छोड़कर। प्रधानमंत्री बदलता था। हाँ सही बात है, बीपी सिंह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, एक नरसिम्हा राव को छोड़कर सबको। हाँ तो इसी अब राम वो आलू अच्छा था इसका मतलब सर, हर सब्जी में यूज हाँ होता था। बिल्कुल, वो बल्कि आलू नहीं कहना चाहिए उनको, मसाला कहना चाहिए। श्री पुण्येंदु जी, एक सवाल जो सर ने कहा, दबाव बनाने की राजनीति, आज आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया है कि वो पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो भी एक कोशिश है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर होने के बावजूद भी, आरजेडी से उनके इतने घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी, अरविंद केजरीवाल के, पार्टी ये कहना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या मैसेजिंग देने की पावर थी, उनकी भी कोशिश है कि हमको भी कुछ सीट दीजिए। और वो खासकर कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे कि भाई कांग्रेस की स्थिति तो खुद ही ठीक नहीं है, आप उसको इतना सीट देते तो हमें भी दीजिए। वही राजनीति यहाँ पे भी देखने को पड़ रहा, दबाव की राजनीति जो चिराग कर रहे हैं। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, और क्या बीजेपी इतना भी लोड लेगी चिराग का जितना चिराग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी लोड लेगी चिराग का। और जैसे लोकसभा में एक सहमति बन गई थी, क्योंकि कौन कम सीटें, अपनी सीटें कम करेगा, जब चिराग साथ में आए उसके बाद। जैसे 6 सीटें उनको पिछले 19 में मिली थी एलजेपी को, बाद में एक घटा के 5 हुई, और जेडीयू ने कुछ एडजस्ट किया, कुछ दूसरी पार्टियों ने एडजस्ट किया। एक मौका, एक देखने की बात यह है, विचित्र सर कई बातों से मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा कि चिराग को फेस आगे करने से, क्योंकि पिछले जो हमने CSDS का आंकड़ा देखा, दलित वोट बहुत बटा हुआ नजर आया, किसी एक के साथ नहीं था, चाहे वो रविदास कम्युनिटी हो, चाहे दुसाध कम्युनिटी या दूसरी जो दलित जातियाँ हैं। चिराग का फेस आगे करने से, एक संभावित सीएम कैंडिडेट बनाने से हो सकता है दलित मतदाता उनकी तरफ मोबिलाइज हो। एक ये फ़ायदा होगा, हो सकता है इसमें बीजेपी की भी सहमति हो चिराग के पक्ष में। अगर लोकसभा के लिहाज से देखें भाई, जैसे उन्होंने भी बोला कि 5 लोकसभा तो मिली थी, उस हिसाब से 30 विधानसभा पर दावा तो उनका बनता ही है। तो 30 देने में तो अगर उसी फॉर्मूले को रखें तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये पहली बार है कि पिछले कुछ चुनाव में अगर हम देखें कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों मिलकर विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। लोकसभा तो लड़ी हैं, 19 का लड़ी, फिर 24 का लड़ी, लेकिन विधानसभा साथ नहीं लड़ती हैं। 15 के विधानसभा में एलजेपी बीजेपी के साथ थी, लेकिन जेडीयू तब आरजेडी के साथ थी। 20 के विधानसभा में वो अलग लड़ गए। अब उन्होंने देखिए, अब जो नीतीश जी की सीटें अचानक कम हो गई, 43 सीटें आई, उसमें बड़ा रोल तो चिराग साहब का था। इन्होंने कुल 135 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 113 अकेले किसके खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ उतार दिए। बीजेपी के खिलाफ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सिर्फ 6 प्रत्याशी। मतलब नीयत साफ थी कि जेडीयू को डेंट करना है। तो अगर हम एलजेपी और एनडीए का वोट जोड़ दें तो उनकी 125 से बढ़ के 2020 के हिसाब से 164 सीटें हो जाती हैं। मतलब चिराग साहब अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारी ताकत है, अगर हम खुद नहीं जीत सकते तो आपको तो यहाँ इतना डेंट कर सकते हैं, और हम साथ होंगे तो आपको कहाँ तक ले जाएंगे। तो वो क्लियरली एड ऑन है, और उनका जो वोट परसेंट है वो 5 से 6 के बीच जेडीयू का, अरे एलजेपी का अपना वोट बैंक है, वो ताकत है। तो वही है, मुझे लगता है कि एक तो दलित वोट है, और दूसरा भाई खुद की दावेदारी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मली केंद्र की राजनीति करते रहे उनके पिता साहब भी, लेकिन उनको भी पता है कि अगर आपको अपना बेस बढ़ाना है, सिर्फ ये 5-6% की पार्टी बन के नहीं रहना है, भविष्य हमें आगे ले जाना है, क्योंकि पॉलिटिक्स इवॉल्व भी कर रही है, तो स्टेट पॉलिटिक्स से आप बहुत कट के नहीं रह सकते। इसीलिए बार बार वो राज्य की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं, और बिहार उनका पहला वो है, स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ वो जाके, केंद्र में कोई ज़रूरत तो है नहीं कि छोड़ना, जाएँ वहाँ लड़ें, एक स्पार्क पैदा होगा, उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। और जब आप एनडीए के साथ मिल के लड़ेंगे और आपको कुछ अच्छी सीटें मिलेंगी उसमें, तो जीतने के चांसेस भी अकेले लड़ने से तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। मैं बस पूछना चाह रहा था संजय जी से ही, क्योंकि आप एनडीए बीजेपी का, हम बिहार से भी आते हैं, इस पूरी लड़ाई में जो पासवान के चाचा जी हैं, पशुपति पारस जी, वो क्या ख़त्म है इस बार? वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनका स्टेटस क्या है आज की डेट में? अभी तो वो कुछ समय पहले ये चर्चा थी कि आरजेडी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर आप देखिएगा तो
रामविलास पासवान उस परिवार की धुरी थे, मतलब नाम उन्हीं का था। फिर उन्होंने बाकी जो बहुत सारे समाजवादी परंपरा के जो लोग आए वो अपनी पार्टी सेंट्रिक सारे परिवार को धीरे धीरे लेकर के चले गए। तो पशुपति पारस भी मतलब उनके नाम पे या उनके छोटे भाई के नाम पे या एक बढ़िया एक छोटा भाई की तरह रहे और बड़े भाई के नाम पे राजनीति होती रही, चुनाव भी जीते। अब उनका अपना कोई सपोर्ट बेस नहीं है। तो जो लीगेसी वाली बात होती है, चूंकि उस समय में चिराग यंग थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि उस समय में मोदी सरकार ने, पशुपति या प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपने साथ ले लिया, क्योंकि बीजेपी भी शायद टेस्ट कर रही थी शायद कि टेस्ट अश्विनी करती पासवान की हाँ legacy कौन किसके है, पास या उत्तेजना, मतलब कई बार आप कहते हैं ना कि कभी कभी मतलब राजनीति में ये तमाम चीज़ें होती हैं। घर से वो बाहर गए, फिर उसी घर में आ गए। तो ये कई चीज़ें इस तरह की हुई हैं। अब जैसे उनके बेटे प्रिंस भी कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में थे। प्रिंस बाद में काफ़ी कॉन्सिलेटरी बातें कर रहे थे एनडीए के साथ या अपने भाई के साथ, वो हो नहीं पाया। अब है कि जिसके पास स्पार्क है या लीगेसी है या जो ले करके आगे जा सकता है जिनके नाम पे, तो पासवान की लेगेसी, रामविलास पासवान की लेगेसी चिराग पासवान के पास आती है। चिराग पासवान अगर देखिएगा आर्टिकुलेट हैं, फ्लैम्बॉयंट हैं, बाकी चीज़ हैं। एक चीज़ जो बात चल रही थी कि वो क्या फोर्स मल्टीप्लायर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब एनडीए के लिए। लेकिन और एक तबका हो सकता है ये सोच करके वोट करे कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जब इसको मतलब उपेंद्र कुशवाहा वाले मोड में अगर चले गए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है और ये है, तब शायद मुश्किल होगी। अगर ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, थॉट आउट स्ट्रैटेजी का पार्ट है उनके साथ और कंसल्टेशन में बाकी सीनियर बीजेपी लोगों के साथ, तब तो ठीक है। क्या आप दोनों चाचा भतीजे का मिलन देखते हैं? इस तरीके से महाराष्ट्र से खबरें आती हैं, पवार परिवार एक हो सकता है, यहाँ से भी ऐसा कुछ है देखिए, क्या? पवार परिवार में एक है कि शरद पवार साहब अभी हैं और शरद पवार साहब की अपनी एक रीच है और उनके भतीजे ने, अजीत पवार ने, अपना एक वर्चस्व दिखा दिया है। यहाँ चाचा दिखा नहीं पाए, जिनका था वो चले गए और चाचा अब निगोशिएट करने या बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं है। भतीजा नहीं मानेगा। भतीजा नहीं मानेगा। उनको पारस जी को, प्रिंस को एडजस्ट करना है। तो अगर प्रिंस के लिए वो बात हो जाए तब फिर मामला बन और सकता है। काफी बयानबाजी भी हो गई थी बीच में, पारिवारिक हाँ, थोड़ा खटास भी आ गई। काफ़ी ज़्यादा हो गया एक था। बात हो सकती है, अगर वो कोई परिवार के समझौते की बात है, अलौली सीट जो है, जो उनकी होम सीट है, उस पे पशुपति चाहते हैं कि उनके बेटे लड़ें। अगर उसको लेके अपना बड़ा दिल चिराग दिखाते हैं तो वहाँ पर एक गुंजाइश पैदा होती है, क्योंकि पशुपति, उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो भी चाहेंगे कि मेरा बेटा सेटल हो जाए। तो अगर उस पर समझौता होता है, क्योंकि उस पर दावा है उनका। एक बात मुझे लगता है कि चिराग, देखिए मुख्यमंत्री तो ठीक है, वो बातें करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री पद पे भी वो संतुष्ट हो सकते हैं अगर भविष्य में उनको अपनी पार्टी का आधार बढ़ाना है। सिर्फ गठबंधन की ताकत पे डिपेंड रहना, उनको भी पता है कि लंबी राजनीति में उस पर टिका रहना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, एक चीज़ मुझे भी लगता है कि जैसे अभी ये जो आपने पारस और चिराग पासवान की बात हुई, देखिए मुझे भी लगता है कि मतभेद उनके बीच, पारिवारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से रामविलास पासवान के मरने के बाद जिस तरीके से पूरी पार्टी लेकर वो चले गए और एकदम अकेले पड़ गए, और उन्होंने, चिराग पासवान ने अपनी व्यथा भी जाहिर की कि जो सलूक उनके साथ हुआ, अब वो बेहतर तो वही जानते होंगे कि क्या सलूक हुआ, जिस तरीके से उनका मकान खाली कराया गया, जिस तरीके से वो मजबूर हुए कि मतलब बहुत बेबस नज़र आए उस समय। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही कि वो उनका संपर्क बना रहा। वो हमेशा कहते रहे कि मैं हनुमान हूँ नरेंद्र मोदी का। तो मैंने जो अभी कंसिस्टेंसी की बात की कि जो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई भाजपा के साथ, इतना अपमानित हुए, पीड़ित हुए, मकान खाली करना पड़ा, पार्टी छूट गई, अकेले पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी वो बने रहे राजनीति में और भाजपा के साथ अपनी लॉयल्टी दिखाते रहे। उन्हें गुस्सा नहीं जाहिर किया। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि नीतीश के खिलाफ तो वो बोलते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी वो नहीं बोले। दूसरी बात मुझे एक चीज़ और लगती है कि देखिए बिहार की राजनीति बदल रही है। जैसे लालू यादव का एरा खत्म हो गया, नीतीश कुमार का भी एरा खत्म होगा। अब नई लीडरशिप उभर रही है, जैसे तेजस्वी यादव उभर रहे हैं, कांग्रेस की लीडरशिप भी की सेकंड जनरेशन में जा रही है, कन्हैया कुमार या दूसरे लोग ओवरटेक कर रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि चिराग पासवान इसमें पीछे नहीं रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब ये जो बिहार की राजनीति बदलेगी तो जो युवा नेतृत्व आ रहा है तो उनका भी एक दावा बना रहे, इसलिए भी मुझे लगता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।
तो राजनीति में वैसे भी अटकलें हमेशा चलती रहती हैं। अभी तो 5 महीने अटकलें तो रोज़ ही लगेंगे, 5 महीने बाद ही पता चलेगा असली में क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि राजनीति में चिराग का जो पासवान है, चिराग पासवान का जो अभी का मूव है, जो बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है, क्या वो इतना सही जाता है या कुछ उसमें और राजनीति है जो पीछे से अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।